एक महिला का जीवन तब उलट-पुलट हो जाता है जब एक खतरनाक आदमी उसका खोया हुआ सेलफोन हासिल कर लेता है और उसका इस्तेमाल उसके खिलाफ करता है। क्या ये लड़की उस इंसान को पकड़ पाएगी? आइए जानते हैं। मूवी शुरू होती है एक मस्ती भरी, सुपर एक्साइटेड, खुशियों से भरपूर और एनर्जेटिक लड़की ली नामी के साथ। वो एक स्टार्टअप कंपनी में मार्केटर की तरह काम करती है। वो एक साधारण ऑफिस वर्कर है जो हर दिन मेहनत करती है। वो अपने पापा के कैफे मिजी में पार्ट टाइम काम भी करती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड है जियोंग युनजू। वो अपनी जिंदगी से खुश है तो मस्ती करते रहती है। एक दिन ली नामी अपना स्मार्टफोन बस में खो देती है और कोई उसे उठा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़का ली नामी के फोन को लेके बैठा है। तभी नामी के फोन पर उस लड़के को नामी के दोस्त योंजू से एक कॉल आता है। वो लड़का कॉल उठा लेता है और एक फेक वॉइस ऐप का इस्तेमाल करता है ताकि उसकी आवाज पहचान में ना आए। ऐसा लगता है कि एक लड़की बात कर रही है। वो लड़की कहती है कि उसने ये फोन बस में पाया है और पूछती है कि क्या उसे इसे पुलिस को देना चाहिए। योंजू उससे कहती है कि वो थोड़ा इंतजार करे क्योंकि वो नामी से पूछेगी और बता देगी। वो नामी के घर जाती है और उससे कहती है कि वो लड़के से बात करे। उन्हें लगता है कि वो एक लड़की है। वो उससे कहती है कि वो फोन कैफे मिजी पर छोड़ दे। नामी के फोन पर नोटिफिकेशंस आने लगते हैं और वो लड़का सब कुछ उसके बारे में इन्फो निकालने लगता है। आजकल सब लोग बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन डालते हैं। वो नामी के फ्रेंड लिस्ट में जाता है और उसके इंटरेस्ट के बारे में पता लगाता है। वो उसके बारे में सब जरूरी जानकारी ले लेता है जो वो खुद के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करेगा। वो फोन को अनलॉक करने की कोशिश करता है लेकिन वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। गुस्से में आकर वो फोन की स्क्रीन को तोड़ देता है। कहानी क्राइम सीन पर शिफ्ट होती है। पहाड़ पर बरसात होने की वजह से वहाँ दफनाई गई लाश निकल आती है। कई पुलिसमैन वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आए होते हैं। वो जिमिन और किम जंग हो वहाँ बात कर रहे थे कि ये काम कौन कर सकता है। दोनों सिर्फ एक व्यक्ति पर शक करते हैं, जिमिन के बेटे पर, क्योंकि जिमिन और उसके बेटे ने उस जगह पर एक पेड़ लगाया था जहाँ लाश मिली थी। उसके बेटे के लगाए गए पेड़ों के आसपास ही लाश मिली थी, जैसे कि वो खुद सब कुछ मार्क कर रहा हो। जिमिन को लगता है कि ये उसका बेटा है जिसने 7 साल पहले घर छोड़ दिया था लेकिन अब तक अपना एड्रेस नहीं बदला है। तब वो वैसा नहीं था, ना ही उसमें हिम्मत थी कि वो किसी की जान ले सके। उसको लगता है कि उसका बेटा शायद धोखेबाज या बेवकूफ हो सकता है लेकिन वो किसी को मान नहीं सकता। जंगू को लगता है कि ये शायद वो किसी बुरी संगत के साथ काम कर रहा है और ये सब उसके साथियों की वजह से हुआ है। जिमिन को भी लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है। जंग हो उससे पूछता है कि क्या वो अपनी माँ से कांटेक्ट करेगा। जिमिन कहता है कि उसने अपनी माँ को बीमार छोड़ दिया था और कभी वापस नहीं आया तो उसके लिए कांटेक्ट करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो एक बार इन्वेस्टिगेशन के लिए चेक करेगा। ये कहानी आपको 2 अलग पार्ट्स में लग सकती है लेकिन वो आपस में जुड़ी हुई है। असल में बस पर फोन उठाने वाला लड़का जो नियोंग जिमिन का बेटा है। नामी अपने पापा की कैफे में है और सियोंग वो उसके लिए एक स्पेशल ड्रिंक बनाता है, प्लमेट। वो उसे नहीं बेचता। ये स्पेशल ड्रिंक सिर्फ नामी के लिए बनाई जाती है। जो नियोंग कॉल करता है और नामी से एक लड़की की आवाज में कहता है कि उसके फोन का स्क्रीन टूट गया है। जैसे कि हमें पता है उसने ही उसे तोड़ दिया था। उसने उसे रिपेयर शॉप में भेजा है ताकि उसे ठीक कर सके और बिल भी पे कर दिया है तो नामी अपना फोन वहाँ से ले सकती है। नामी उस एड्रेस पर फोन लेने जाती है जो उसने दिया है लेकिन यहाँ सब कुछ इतना आसान नहीं है। असल में ये दुकान जो नियोंग की है, उसने उसके पासवर्ड को एक्सेस किया और उसके टूटे हुए फोन स्क्रीन को ठीक करने का बहाना बना के उसके फोन में स्पाईवेयर और क्लोन डाल दिया। अब उसके पास नामी की हर छोटी से बड़ी मूवमेंट की सारी जानकारी है। नामी अपना फोन लेकर चली जाती है। नामी अचानक से इधर उधर घूमने लगती है और अपने फोन को पूरा यूज करती है। हर एक्शन, हर बातचीत और हर टेक्स्ट जो नियोंग के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। शाम में वो कैफे में प्लमेट पीने भी आता है जो नामी के पापा सिर्फ उसके लिए बनाते हैं। अब तक नामी उसके बारे में कुछ नहीं जानती। उसके लिए वो अनजान है और उसने उसे कभी देखा भी नहीं। वो उसके लिए एक अजनबी है, हालांकि वो सब कुछ उसके बारे में जानता है। प्लमेट पर इंसिस्ट करते हुए वो कहता है कि वो पहले यहाँ रेगुलर आता था और हमेशा प्लमेट मंगवाता था। नामी उसे वो बना कर देती है। फिर थोड़ा सा नॉर्मल बातें होती हैं और सियोंग वो भी उन्हें देखता है। वो नामी से कहता है कि तुमने उसे वो ड्रिंक क्यों दी जो वो बेचता भी नहीं है। वो कहती है कि वो एक रेगुलर कस्टमर है और फिर सियोंग वो उसके चेहरे को याद करने की कोशिश करता है। नामी घर आती है जहाँ वो अकेली रहती है। जो नियोंग पूरी रात उसके फोन में घुसकर सारी इन्फो निकाल कर नोट्स बनाता है। वो उस पर दिन भर नजर रखता है। उसको नामी के बारे में काफी कुछ पता है, उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स, वो जॉब पर क्या करती है, उसके दोस्त कौन है और कौन उसका बॉस है। नामी के पास एक स्पैम इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जिसमें वो अपने बॉस को थोड़ा क्रिटिसाइज
क्रिटिसाइज करती है। वो भी कंप्लीट नोट्स बनाती है और हर तरह की जानकारी अपने पास रखती है। अब उसने नामी की तस्वीर को अपने लैपटॉप पर भी डाल दिया है। हम देखते हैं कि पहले उसने किसी और शिकार की तस्वीर पोस्ट की हुई थी, वो जो पहले से मर चुकी व्यक्ति है, जिसका मतलब व्यक्ति नॉर्मल नहीं है, वो एक साइको किलर है। नामी के बॉस ने उसकी सैलरी डबल की है उसकी मेहनत को देखकर और किसी को मत बताने को कहती है। दूसरी तरफ जुन योंग नामी के घर पहुंचता है सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जिमिन को भी एड्रेस मिल गया है और वो जुन योंग को पकड़ना चाहता है। जुंग हो उसे कुछ इन्फो देता है कि उसने एड्रेस बदलना शुरू किया था, फिर उसने फोन इस्तेमाल करना बंद कर दिया और 2019 में धोखाधड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वो जुन योंग के घर पहुंचता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जहां उसे वही नोट्स मिलते हैं और ये 8 लड़कियों के हैं। नंबर 9 पर नामी है जो कि शिकार बनने वाली है। उसने अपने पहले शिकार की गई लड़कियों के लिए भी ऐसे ही नोट्स बनाए थे, जैसे कि उनकी फैमिली में कौन कौन है, वो किसके साथ ज्यादा रहती है और वो क्या क्या करती है, बस नामी की तरह। जिमिन को पता चलता है कि पहाड़ पर मिली हुई लाश उसी लड़की की थी। कुछ उसकी तस्वीरें भी मिलती हैं उसके आखिरी वक्त की, क्योंकि वो जुन योंग की रिसेंट शिकार थी। जुन योंग घर पहुंचता है और उसे कुछ पता चलने से पहले उसे पता चलता है कि जिमिन घर के अंदर है। वो उसको डिस्ट्रैक्ट करता है, बाहर लेकर आता है और थोड़ा दूर भेज देता है। तब तक वो बहुत सारे सबूत खत्म कर देता है। वो वहाँ से अपने बैग के साथ भाग जाता है। ये बैग उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें उसके शिकार का फोन, नोट्स और दूसरी चीजें हैं जो उसके लिए एक रिकॉर्ड की तरह काम करती है। जुन योंग अपने नए प्रोफेशनल आईडी के साथ सियोंग वू के कैफे जाता है एक डिजिटल सिक्योरिटी एजेंट के रूप में। उसको पता है कि नामी के पास कुछ सीडीज बेचने के लिए हैं, इसलिए वो उन्हें खरीदने का नाटक करता है और उसे कुछ मैच के टिकट्स भी बेच देता है। वो प्लमेट मंगवाता है जिसे सियोंग वू उसे सर्व करता है। सियोंग वू उसको देखकर शक करता है। नामी को घर छोड़ते वक्त उससे कहता है कि वो उस लड़के से दूर रहे क्योंकि उसको उससे नेगेटिव वाइब्स आती है। उसे उसके सारे रेगुलर कस्टमर्स याद हैं, पर उसने उसको पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन नामी उसके शब्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जुन योंग सब सुन रहा है जो भी वो कह रहे हैं। जिमिन जाता है आखिरी शिकार की माँ से मिलने। उसने जो कहा उससे पता चलता है कि जुन योंग की लड़कियों को फंसाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। फोन का स्क्रीन तोड़ना, पासवर्ड पता लगाना और फिर फोन को क्लोन करना, फिर उन पर नजर रखना और उनके पास जाना। वो अपने शिकार को मारने के बाद उनके घर का इस्तेमाल करता है, उनके पैसों पर जिंदा रहता है। बेसिकली वो उनकी आइडेंटिटीज चुरा लेता है। जुन योंग सियोंग वू को एक मैसेज भेजता है और उसके फोन पर भी स्पाईवेयर इंस्टॉल करता है, फिर उस पर हमला करके उसको अपने घर में बंदी बना लेता है। अब वो उसके घर में ही रहता है। नामी की जिंदगी बिगड़ गई है और वो योनजू के साथ साइबर क्राइम रिपोर्ट करने के लिए चली जाती है, जहाँ उससे ये कह दिया जाता है कि वो सबूत लेकर आए कि उसका फोन हैक हुआ था। वो परेशान हो जाती है कि उसे सबूत कहाँ से मिलेगा। उसके पापा उसे टेक्स्ट करते हैं कि आज उनकी छुट्टी है। ये मैसेज जुन योंग ने भेजा है। योनजू और नामी अपने डिजिटल सिक्योरिटी दोस्त से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन वो वेकेशन पर गई हुई है। नामी को याद आता है कि वो लड़का जो कैफे में मिला था वो भी सेफ्टी सिक्योरिटी फर्म में है, इसीलिए वो उसे कांटेक्ट करती है। जुन योंग सियोंग वू को टॉर्चर करता है और अपना मोडस ऑपरेंडी और प्लान समझाता है। वो किसी को भी किसी भी तरह से आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है एक फोन की मदद से। वो नामी से मिलने जाता है और वो उसे अपनी परेशानी बताती है। वो दावा करता है कि उसके फोन में स्पाईवेयर इंस्टॉल किया गया है। वो नामी को ये समझाने की कोशिश करता है कि इस स्पाईवेयर के पीछे उसकी बेस्ट फ्रेंड का हाथ है। नामी योनजू से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। योनजू को बहुत बुरा लगता है और गुस्से में वो ये कहती है कि हाँ, उसने ही ये सब कुछ किया। अब उनके बीच एक गलतफहमी हो गई है। अंत में जुन योंग कामयाब हो जाता है। वो नामी को उसकी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट लोगों से अलग कर देता है। वो अपने फोन को गुस्से से फेंक देती है जो टूट जाता है। उसको रियलाइज होता है कि ये सब कुछ वही रिपेयर सेंटर से शुरू होता है, क्योंकि उससे पहले उसकी जिंदगी बिल्कुल ठीक जा रही थी। जुंग हो और जिमिन को जुंग योंग को किसी भी कीमत पर पकड़ना है, क्योंकि ये सब मर चुकी लाशों से उसकी शैतानियत का खौफ फैल रहा है। उन्हें उसकी दुकान का भी पता लग जाता है। वो वहाँ जाते हैं, लेकिन जुंग योंग जो एक कदम आगे है वो सबूत को पहले ही खत्म कर देता है। नामी भी वहाँ जाती है उसे ढूंढने। जिमिन उसे सब कुछ जुंग योंग के बारे में कहता है, सिर्फ ये नहीं कि वो एक खतरनाक कातिल है। अब नामी को जुंग योंग के बारे में सब कुछ पता चलता है।
उसको ये रियलाइज होता है कि उसके फोन के अंदर अभी भी स्पाईवेयर है। वो जिमिन के फोन से डिजिटल सिक्योरिटी एजेंसी में पता लगाती है कि जुन योंग वहाँ काम करता है या नहीं। हम इसका जवाब जानते हैं, वो वहाँ काम नहीं करता। पूरी कहानी उसके सामने साफ हो जाती है, लेकिन फिर भी एक चीज है जो बहुत क्रूशियल है और बहुत भयानक भी, जो हम जल्द ही जानेंगे। उसने एक प्लान बनाया है ताकि वो उसे किसी और का शिकार बनने से पहले पकड़ सके। इस वजह से वो फोन हैक होने का नाटक जारी रखेगी। फिर वो उसे अपने घर बुलाएगी, जहाँ से जिमिन उसे गिरफ्तार कर सकेगा। अब वो उसे अपने घर बुलाती है। जुन योंग थोड़ा सा मेकओवर करके उससे मिलने घर आता है। जिमिन और जंग हो वहीं छुपकर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जुन योंग घर के बाहर अकेला होता है। उसे जिमिन भी देख लेता है, जो उसे गिरफ्तार करने आता है, लेकिन जिमिन उसे पहचान नहीं पाता और ना ही जंग हो। वो उन पर गुस्से में आ जाता है, ये कह के कि वो सिविलियंस को परेशान कर रहे हैं, और वो बिना किसी तकलीफ के वहाँ से चला जाता है। लेकिन सोचना ये है कि एक पिता अपने ही बेटे को पहचान नहीं पाए, जो सिर्फ 7 साल के लिए दूर था। इसका जवाब हमें अंत में मिल जाएगा। दोनों नामी के घर जाते हैं और वो अपने पुराने फोन को ऑन करके उसमें अपना सिम डाल देती है। उन्होंने उसे ये सलाह दी कि आज रात वो कहीं और रुक जाए, इसीलिए वो अपने डैड के घर जाने का सोचती है। जिमिन और जंग हो उसे सीबुम के घर छोड़ते हैं। उसने उसे अपना कार्ड भी दिया है, में लिखा है कि वो सिर्फ टेक्स्ट करेगी और अगर वो नहीं करती तो वो तुरंत आए, जिसका मतलब ये है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। जब वो अंदर जाती है तो वहाँ जुन योंग को मिलती है, जो उसे बंदी बनाता है। रास्ते में जुंग हो का कॉल आता है कि उन्होंने जुंग योंग की बॉडी मिली है, जिसका डीएनए जिमिन से मैच कर गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। जुन योंग नामी को मजबूर करता है जिमिन को एक मैसेज भेजने के लिए कि वो सेफ है और कल बात करेगी। फिर वो उसे अपने पिता के पास ले जाता है। उसने उसे बंदी बनाया और उसे एक बाथटब में डाल दिया। उसे डुबाने की धमकी देता है। नामी के हाथ और पैर दोनों बांध लेता है। उसको भी बाथटब में डाल देता है ताकि उसके पिता उसकी वजह से मर जाए और फिर वो भी उसे खत्म कर सके। वो अपनी विक्टिम की आखिरी तस्वीर भी ले आता है, बिल्कुल सब लोगों की तरह। फिर वो आसानी से हॉलवे में आता है। फिर उसने वो विजिटर कार्ड उठाया। इन रियलिटी नामी ने उस पर लिखा था सिर्फ कॉल्स, नो टेक्स्ट। उसको ये आइडिया था कि उसका दूसरा फोन भी हैक हुआ होगा, और हम जानते हैं जब जुन योंग उसके घर गया था और उसने उसके दूसरे फोन को भी हैक किया था। जैसे वो बाहर देखता है, जुंग हो स्नेक्स इन, लेकिन जिमिन उसे पकड़ लेता है और उसे पीटने लगता है। अब वो उससे एक शॉकिंग सवाल पूछती है कि जुन योंग कहाँ है। अपने बेटे से वो पूछ रहा है कि जुन योंग कहाँ है। वो रो पड़ता है और कहता है कि वो जुन योंग ही है। तब तक जुंग हो नामी और सिंग वू को बाथटब से बाहर निकाल लेता है। नामी बच जाती है, लेकिन उसके पिता को होश नहीं आ रहा है। जब जिमिन सूटकेस खोलता है तो उसे सच का पता चलता है। हकीकत में तो न केवल 8 बल्कि 9 शिकार थे। सबसे पहले ये कातिल ने जिमिन के असली बेटे जुन योंग को मारा था, जो एक बुरा इंसान नहीं था, बस अपने घर में मन मुटाव के कारण वहाँ से चला गया था। वो इस कातिल का सबसे पहला शिकार बन गया था। उसने उसके बारे में सभी नोट्स बनाए थे। उसकी आइडेंटिटी को लेकर उसने उसके बारे में सबके सामने एक खूनी का रूप पेश किया ताकि सब उसे दोषी समझे। जिमिन उसके फोन को देखता है जिसमें उसके असली बेटे की तस्वीर थी आखिरी पल से, और हम समझ सकते हैं कि एक पिता क्या महसूस कर रहा होगा। वो और उसकी बीवी के बारे में भी नोट्स में लिखा गया था। उसको पता चलता है कि उसने जुन योंग को 7 साल पहले ही मार दिया था। वो कहता है कि वो आज भी अपनी बीवी से जुन योंग की तरह बात करता है। जिमिन दुख और गुस्से में पागल हो जाता है और उस पर टूट पड़ता है और उसे गोली मारने के बारे में सोचता है, लेकिन वो उसको अपने शब्दों से मैनिपुलेट करने लगता है। जिमिन उसे गोली नहीं मार पाया। बुरा व्यक्ति एक सुरक्षक को मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन एक शिकार को नहीं। नामी जंगू की गन लेकर आती है और उसको गोली मार देती है। अधिकारी उससे उसकी गन छीन लेता है। तभी उसे दिखाई देता है कि उसके पिता भी होश में आ गए हैं। वो अपने पापा से मिलके खुशी के आंसू रो देती है। नामी को बहुत ट्रॉमा हुआ है, इसलिए उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। पुलिस वहाँ से सारे सामान को अपने पास लेकर उस पर कब्जा कर लेती है। सबको पता चलता है कि कातिल ने अपने शिकार को ढूंढने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया था। नामी अपने जीवन में वापस अपने पापा और योंजू के साथ लौट जाती है, लेकिन हमेशा उसे ये डर लगा रहेगा कि शायद वो फिर से किसी ऐसे व्यक्ति का शिकार बन जाए।